सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कश्मीरियों को आज बड़ी राहत मिली है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद लगी तमाम तरह की पाबंदियों पर 7 दिनों के अंदर नजरसानी करने की हिदायत दी गई है। इसके लिए कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इंटरनेट बंद नहीं रखा जा सकता। अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम ज़रूरी खिदमात के लिए इंटरनेट बहाल किया जाए। गैर मामूली हालात में ही इंटरनेट पर पाबंदी आयद की जाए। कोर्ट ने कहा कि इंसानी हुकूक और सलामती के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए। बल्कि 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के अवाम के मुताबिक निर्णय दिया है और सरकार को 3-4 चीज़ें बताई हैं जो हर व्यक्ति के दिल में थी। वो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पल्स फील कर गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, नब्ज़। एक पहले कहा है जिसे मैं पॉलिटिकल तरीके से देखता हूँ और सुप्रीम कोर्ट समझ गई है, ये कहा है कि डिसेंट का मतलब डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता। असली इंटरनेट बंद करने का मतलब है और लीडरों को बंद करने का मतलब है कि कोई केंद्रीय सरकार के खिलाफ न बोले। और ये नब्ज़, ये पल्स सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। क्योंकि जब कभी भी किसी व्यक्ति ने या लीडर ने नज़रबंद से या जेल से छूटने की एप्लीकेशन दी तो सरकार ने उसे बताया कि हम छोड़ेंगे, लेकिन कंडीशन होगी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे और जो कानून बनाया है उसके खिलाफ नहीं बनाओगे। तो उसका मतलब है कि ये आतंकवाद और ये तमाम सब बहाना है। असली है कि सरकार के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहिए और जो कानून बनाया है सरकार ने उसके खिलाफ कोई नहीं बोलना है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा पकड़ लिया है और उसको अपने जजमेंट का हिस्सा बनाया है, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, कश्मीर में पिछले 5 से ऊपर महीने में जो एक कम्युनिकेशन और मूवमेंट लॉकडाउन चल रहा है, उसके ऊपर जस्टिस रमन्ना ने आज अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया और उन्होंने बहुत सी बातें रखी। उसमें अहम बातें ये हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेट का शटडाउन और कम्युनिकेशन शटडाउन है, ये उन्होंने कहा कि वो जो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर है, जिससे किसी की भी फ्रीडम्स को आप रोक सकते हैं। जब स्टेट को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है लिबर्टी और सिक्योरिटी को, कश्मीर में भी जब आप लिबर्टी और सिक्योरिटी को बैलेंस करेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। और उन्होंने कहा कि क्योंकि स्टेट ने कोई भी ऑर्डर्स जिससे उन्होंने टेलीकॉम को और इंटरनेट को बंद किया, 144 लगाया, लोगों की मूवमेंट को बंद किया, वो ऑर्डर्स सारे पब्लिश भी नहीं किए और वो कोर्ट के सामने भी नहीं रखे। उन्होंने कहा ये गलत है, ये ऑर्डर्स को पब्लिश करने का उनको एक डायरेक्टिव दिया गया है स्टेट को कि सारे ऑर्डर्स पब्लिश किए जाएंगे और फ्यूचर में भी सारे ऑर्डर्स हमेशा पब्लिश होंगे और लोग उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। वो ऑर्डर्स में क्या होना चाहिए, सारे मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। वो ऑर्डर्स को ये बात दिखानी चाहिए कि किस कारण से फ्रीडम्स और सिविल लिबर्टीज पर रोक लगाई जा रही है, ये इस ऑर्डर में साफ स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) का हिस्सा है। ये बहुत अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस की है। इसलिए कभी भी अगर इंटरनेट पर रोक लगाएगी, कहा था कि तमाम तर हालात का जायजा लेने के बाद ही सुप्रीम फैसला आएगा। मजीद अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए, जाहिर तौर पर ये जो कोर्ट का फैसला है बिल्कुल सही है और हमारे जो सोर्सेज गवर्नमेंट में है उनका ये मानना है कि इस फैसले से लोगों का भरोसा, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनका भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। लेकिन साथ ही साथ लोगों, जो सरकार के सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाएगा, उसके साथ उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कंप्लाई किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि रेगुलर बेसिस पर फैसले लिए जाते रहे हैं, पहले भी रिव्यू किया जाता रहा है और खासतौर से इसमें सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। हालात की जो मद्देनजर ही फैसला लिया जाता है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले
सिलसिलेवार तरीके से रेस्ट्रिक्शन हटाई गई हैं। पहले हमने ये देखा कि जो पिलग्रिम जो वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे थे उन पर से पाबंदी हटा ली गई थी, एडवाइजरी वापस ले ली गई थी। उसके बाद SMS को रिस्टोर किया गया, फिर मोबाइल को रिस्टोर किया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंटरनेट को रिस्टोर किया गया। ये जो तमाम कदम है, ये तमाम फैसले हैं, वो इसलिए लिए गए ताकि पीरियोडिक रिव्यू के बाद जिस चीज की जरूरत है उसको इम्प्लीमेंट रखा जाए। हालांकि कर्फ्यू को लेके कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, कर्फ्यू जम्मू कश्मीर में, लेकिन सेक्शन 144 कुछ इलाकों में लागू किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ उसको भी रिलैक्सेशन दी जाती रही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। एक तरफ से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाएगा और हर हफ्ते अब रिव्यू किया जाएगा इंटरनेट पर जो पाबंदी लगी हुई है जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट को लेकर, उसको रिव्यू किया जाएगा हर हफ्ते और उसके बाद उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा उस ऑर्डर को, ताकि उसको दोबारा कोर्ट में चैलेंज और कोई करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक ऐसा फैसला है जो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात को मजबूर करता है कि सरकार भी रिव्यू करे और खासतौर से उसको पब्लिक डोमेन में ऑर्डर को डाले, फैसले को डाले, ताकि इसकी स्क्रूटनी हो सके। लेकिन साथ ही साथ ये भी अहम बात है कि सरकार लगातार पिछले अगस्त 5 से लगातार रिव्यू कर रही है अपने फैसलों को, जो भी ऑर्डर्स वहां पर दिए गए हैं रेस्ट्रिक्शन को लेकर। तो ऐसे में आगे भी इसको जारी रखा जाएगा। जी शैलेंद्र, अगर हम ज़्यादा पीछे ना जाएं तो हमने देखा था कि अमित शाह ने भी साफ तौर पर ये कहा था कि बहुत जल्द जो है इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी जाएंगी। तमाम तर हालात जो है उनके मद्देनज़र और तमाम तर जो भी इक़दाम सरकार उठा रही है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सिक्योरिटी, लोगों की हिफाजत के मद्देनज़र ही उठा रही है। इस बात से हरगिज़ इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर तौर पर इंटरनेट एक आज के वक्त में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन के लिए। जाहिर तौर पर इंटरनेट के जरिए बहुत से लोग कम्युनिकेट करते हैं आज के IT दौर में। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अगर इंटरनेट की पर पाबंदी लगाई गई तो इसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि इसका मिसयूज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हो सकता है, क्योंकि पिछले लगभग 5 महीनों में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए हैं आतंकी, या यूं कहें कि किसी कोई बड़ा ऐसा प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ, वायलेंस भी नहीं हुआ कश्मीर में। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जरूर हुआ है इंटरनेट पाबंदी को लेकर, लेकिन सरकार इस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है कि अगर हालात वहां पर बदलते हैं, हालात पहले से बेहतर होते हैं, तो इंटरनेट को भी रिस्टोर किया जाएगा। जिस तरह से अभी हाल ही में हॉस्पिटल्स के अंदर जो इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है उनको रिस्टोर कर दिया गया है। कुछ एक जगहों पर जम्मू में भी ब्रॉडबैंड को रिस्टोर कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर जहां तक मोबाइल इंटरनेट की बात है, जहां तक 4G सर्विसेज की बात है, तो उनको भी तभी रिस्टोर किया जाएगा जब हालात बेहतर होंगे। हालांकि अब ये जरूर है कि वीकली बेसिस पर, क्योंकि टेलीकॉम जो एक्ट है, टेलीकॉम एक्ट के तहत भी हर हफ्ते रिव्यूअल का इसमें दिया गया है कि रिव्यू किया जाना चाहिए और इस तरह की पाबंदी लगती है तो सरकार भी कह रही है कि हम इसको फॉलो करेंगे, इसको कंप्लाई करेंगे इस फैसले के साथ, और हर हफ्ते अब इसका रिव्यू किया जाएगा और उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। जी शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। 15 ममालिक के सिफारतकारों का वफ्द आज जम्मू के दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन वफ्द मुख्तलिफ ग्रुपों से मुलाकात कर रहा है, उनके तासुरात ले रहा है। इस वफ्द में अमेरिका, जनूबी कोरिया, वियतनाम, फिजी, बांग्लादेश, मालदीव, नॉर्वे, टोगो, पेरू, मोरक्को, अर्जेंटीना, नाइजर, नाइजीरिया, गुआना और फिलिपाइन के सफीर शामिल हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे एडिटर मनोज कौल। मनोज, आज इस डेलीगेशन का दूसरा दिन है, क्या कुछ वहां पर किस तरह से इसकी तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे? हाँ देखें हिना, ये जो डेलीगेशन है कल श्रीनगर गया था, जहाँ कई वफूद से मुलाकात हुआ, जिसमें कुछ सियासतदान भी थे, उनसे भी बातचीत हुई, और उसके बाद कल शाम को ही ये डेलीगेशन जम्मू पहुंच गया और आज सुबह से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहली जो मीटिंग हुई वो यहाँ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान हैं, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, DC जम्मू, और जो पुलिस के आला अहदेदार हैं, जिनमें डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह भी शामिल थे, उनके साथ एक मीटिंग हुई। और जो हमें सोर्सेज से पता चला है, उस मीटिंग के दौरान यहाँ जो अमन कानून की सूरत हाल है उसके बारे में जानकारी हासिल की गई। जो 5 अगस्त के बाद जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में रहे थे, तो उसके बारे में जानकारी ली गई। साथ ही जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, डेलीगेशन ने ये भी जानकारी हासिल की कि जो यहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज जो बंद है जम्मू कश्मीर के अंदर, मोबाइल इंटरनेट फैसिलिटीज, उसके बारे में भी बातचीत हुई। और इसके बाद वफ्द का
ये जो डेलीगेशन है वो कुछ यहाँ की जो सियासी वफूद हैं उनसे भी मुलाकात होंगे। बीजेपी का वफ्द तो पहले ही मिल चुका है और कुछ और वफ्द भी इनसे मुलाकात करेंगे। और इसमें खास जो बात है आज जो मुलाकात करने वाले हैं वो ये है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके साथ भी ये वफ्द मुलाकात करेगा। जगती टाउनशिप में ये वफ्द आने वाला है और ये हमें बताया जा रहा है कि 1 से 2 बजे के बीच में ये जगती आएंगे, जहां कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं उनके जो नुमाइंदे हैं लगभग 45 से 50 के करीब लोग होंगे जो कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो हालत है वो किस तरह की सिचुएशन में रह रहे हैं, कैसे वो वादी से उन्हें निकाल बाहर किया गया और उसके बाद जो पिछले 30 साल से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज उनको दी जा रही हैं, उनके मुश्किलात क्या हैं, उनके बारे में भी ये वफ्द जानकारी हासिल करेगा। और इस मुलाकात के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ये वफ्द जो है वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। तो फिलहाल ये वफ्द मुख्तलिफ ग्रुपों से मुलाकात कर रहा है, उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स से बातचीत करेगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। और ये उम्मीद है कि जिस तरह से इस वक्त ने श्रीनगर का दौरा किया और उसके बाद आज जम्मू में ये मिल रहे हैं, तो कोशिश ये है सरकार की कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता आ रहा है, पहले भी एक फॉरेन डेलीगेशन आया था और वो कश्मीर गया था, हालांकि वो जम्मू नहीं आया था, लेकिन अब की बार सरकार ने ये फैसला किया कि ये वक्त जम्मू भी आ जाए और ये ज़मीनी सूरत हाल जो यहाँ की है उसके बारे में जानकारी हासिल करें, ताकि उस गलत प्रोपेगेंडे का जो पाकिस्तान की तरफ से खास तौर पर चलाया जा रहा है कि कश्मीर वादी में कर्ब्स हैं, कश्मीर वादी में पाबंदियाँ हैं, वो उसका तोड़ किया जाए। क्योंकि ये वक्त जब श्रीनगर गया तो हाँ जिस तरह के हालात हैं उनसे जानकारी हासिल की, आज यहाँ से जानकारी हासिल करेंगे। तो एक एफर्ट है सरकार का कि जो सूरत हाल है, जो जमीनी सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस सूरत हाल से इन्हें वाकिफ कराया जाए, ताकि ये अपने अपने ममालिक को ये बताएं कि आखिर जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद जिस तरह के हालात पैदा हो गए थे उसमें कितना सुधार हुआ है और ये जो नॉर्मलसी जो आ चुकी है, चाहे वो कश्मीर का सूबा हो या जम्मू का सूबा हो, यहाँ पर किस तरह से अब जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि एक मुद्दा अभी भी है जो इंटरनेट का मामला है, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज अभी चालू नहीं हुई है कश्मीर वैली में, प्रीपेड मोबाइल सर्विस अभी बंद है, उसके वो एक मुद्दा अभी बना हुआ है जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर सरकार अपना स्टेटस रिपोर्ट बताए कि ये जो पाबंदियां हैं कब तक खत्म हो जाएंगी। तो मजमूई तौर पर देखा जाए हिना, तो ये जो दौरा है इस फॉरेन डेलीगेशन का, वो यही एक कोशिश है कि जो बैरूनी ममालिक हैं उनको यहाँ की जमीनी हालात से वाकिफ कराया जाए। जी मनोज कौल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे एडिटर मनोज कौल, जो कि बता रहे थे कि 15 ममालिक के सिफारतकारों का वफ्द आज जम्मू में काफ़ी अहम मुलाकातें जो है वो करने वाला है। इस अहम खबर पर लगातार हमारी भी नज़र बनी हुई है। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वादी कश्मीर के लोगों का रिएक्शन सामने आया है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला है आज कि इंटरनेट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर्स दें कि जल्दी से रिव्यू कीजिए। एक वेलकम स्टेप है। अभी आप देखिए पिछले मतलब हम खुश हैं कि इंटरनेट जल्द से जल्द आना चाहिए, मगर हम पिछले 5.5 महीनों से हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहे। इंटरनेट सिर्फ फेसबुक व्हाट्सअप नहीं होता है। इंटरनेट पे आप देखिए आजकल डिजिटल इंडिया चल रहा है, मतलब आपको कोई भी एप्लीकेशन करनी होती है ऑनलाइन ही होता है वो, तो गवर्नमेंट फिर कहाँ पे फैसिलिटेट कर पाएगा लोगों को। अब बहुत सारा परेशानी, ऑनलाइन बैंकिंग है, मतलब आपके डिश टीवी घर में बंद हो जाते हैं, डिश आपके बंद हो जाते हैं, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी होगी तो ऑनलाइन करनी है, तो आपको बैंक का कोई भी काम हो वो भी ऑनलाइन ही करना है। तो मतलब वी सफ़र्ड अ लॉट। तो हम खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑर्डर दिया है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इंटरनेट स्टार्ट हो जाएगा कश्मीर में और हम भी बाकी रोज़मर्रा के काम अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन ऐसे हालात में इन्होंने यहाँ पे इंटरनेट बंद किया, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे जॉबलेस हो गए इंटरनेट ना होने की वजह से, और बहुत सारे बच्चों को फिर बाहर जाना पड़ा इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम। लेकिन आज जो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि इंटरनेट 7 डेज़ के अंदर रिस्टोर होना चाहिए JNK में, ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। लेकिन अब इस पर अगर इम्प्लीमेंट होगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कल भी 10th का रिजल्ट था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई बच्चों को रिजल्ट देखने में। जी सर, बहुत दिक्कतें होती थी, जैसे कि कश्मीर का जो मतलब मेन एजुकेशन बच्चे जो पढ़ते थे इंटरनेट पे, लाइक एग्जाम्स लाइक नीट JEE, मतलब मैंने बहुत सारे दोस्त हैं जो इसी की वजह से मतलब पढ़ रहे थे, जो इसी पे पढ़ रहे थे।
उनको बहुत दिक्कतें हुई। तो अगर ऐसा फैसला आया है और जल्दी जल्दी रिस्टोर हो जाएगा, सो इट्स गुड, अगर जल्दी से जल्द रिस्टोर किया जाए। नहीं तो अगर ये बताएंगे सिर्फ हम रिस्टोर करेंगे, फैसला लेंगे, फिर कुछ होगा ही नहीं, वो तो होगा ही, वो तो हमने सुना है, वो करेंगे पहले SMS वो दैट, लेकिन अगर कुछ करते हैं, कुछ होता है, दैट्स गुड। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर बदउनवानी से आज़ाद हुआ है और अब वो तरक्की की राह पर गामजन है। कश्मीर करप्शन और कुशासन से मुक्त हुआ है। जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने दशकों तक करप्शन और कुशासन का जो दर्द झेला है, उससे उनको मुक्ति मिली है और सुशासन के रास्ते से, विकास के रास्ते से वो उसके भागीदार और हिस्सेदार बन रहे हैं, प्रगति के हिस्सेदार और भागीदार बन रहे हैं। और ये बात आज पूरी दुनिया देख रही है। जिन लोगों ने बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ कश्मीर के लोगों के हितों की हत्या की थी, वो आज अलग थलग पड़ रहे हैं। आज वो कहीं ना कहीं जो है वो आइसोलेट हुए हैं, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ करप्शन और कुशासन किया और सिर्फ लोगों के हितों और लोगों के विकास के में डाका डाला है। हैदराबाद से अहम खबर, जहां शहरियत कानून के खिलाफ कामयाब मिलियन मार्च के बाद आज तिरंगा रैली का इनेकाद किया जा रहा है। तिरंगा रैली यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के बैनर तले निकाली जा रही है। रैली की क़यादत MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। तिरंगा रैली नमाज जुमे के बाद निकाली जाएगी। मीर आलम ईदगाह से होते हुए शास्त्रीपुरम ग्राउंड तक ये रैली निकाली जाएगी। रैली के ताल्लुक से हैदराबाद इंतजामिया ने ट्रैफिक के रूट में तब्दीली की है। रैली के मुंतज़मीन और पुलिस की जानिब से अवाम से अमन व अमान की भी अपीलें की जा रही हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अनीसुर रहमान का। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे, नमाज जुमे के बाद ये रैली जो है ये निकाली जाएगी, अभी क्या कुछ बंदोबस्त? देखिए है ना, जैसा कि आप देख सकती हैं, हम ईदगाह मीर आलम में खड़े हैं। ये पुराने शहर हैदराबाद का एक मरकज़ी ईदगाह है जहाँ पर ईदैन की नमाज़ें होती हैं, लेकिन आज यहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। आज ईद की नमाज नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोटेस्ट मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। पहले नमाज जुमा होगी, उसके बाद 2 बजे के बाद यहाँ से एक रैली निकाली जाएगी और यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर शास्त्रीपुरम में एक एहतजाजी जलसा मुनाकिद किया जाएगा। और इस जो रैली को तिरंगा रैली का नाम दिया गया है। इसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी और मजहबी तंजीमें हिस्सा ले रही हैं। बाज़ाब्ता इस रैली के लिए इजाज़त ली गई है। जैसा मिलियन मार्च में हम लोगों ने कहा था कि सिर्फ 1000 लोगों की इजाज़त दी गई थी, लेकिन आज यहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। इसके लिए बाज़ाब्ता इजाज़त ली गई है। लोग यहाँ पर जमा होंगे और यहाँ से 2.5 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद वहाँ पर एहतजाजी जलसा मुनाकिद होगा। हिना जी अनीस, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पर उनका आना जारी है, और इससे पहले मिलियन मार्च में भी हमने देखा था कि बहुत ही बंदोबस्त के साथ इस मार्च का इनेकाद किया गया था और कोई भी बदनज़मी जो है वो सामने नहीं आई थी। आज की रैली के ताल्लुक से भी हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह के बंदोबस्त वहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। देखिए ही ना, यहाँ पर बाज़ाब्ता जो है कल से ही तैयारियां की जा रही थी। मैं हमारे कैमरामैन को कहूँगा कि वो उस तरफ ले जाएं। लोग अभी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। 1 बजे नमाज होगी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन 1:15 तक तवक्को है कि यहाँ पर ईद की नमाज, यहाँ पर जो है जुमा की नमाज होगी। तो इंतज़ामात जो है बहुत अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं, समझा रहा है। खास तौर समझा जा रहा है कि आज भी जो यहाँ पर मुनासिब हो रही है काफी इसके बारे में जो है सोशल मीडिया पर और दूसरे जो जराए हैं लोगों को जो है कहा जा रहा है कि वो और लोगों को जो है कहा जा रहा है कि वो तिरंगे लेकर आएँ, क्योंकि इस रैली का नाम दिया गया है तिरंगा रैली। तो लोग आएँ और पुरअमन तरीके से इस एहतजाज में शिरकत करें। जी अनीस, तो लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़िलहाल के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हैदराबाद में शरीयत कानून के खिलाफ कामयाब मिलियन मार्च के बाद आज तिरंगा रैली का इनेकाद किया जा रहा है। तिरंगा रैली यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के बैनर तले निकाली जा रही है।
आगे बढ़ेंगे। शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज पूरे मुल्क में देखा जा रहा है। तलबा, असातिज़ा और हर मकतबे फ़िक्र के लोग इस कानून के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बने हैं। आज दिल्ली के ओखला में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बंद की कॉल दी गई है। शहरियत कानून, एनआरसी और तलबा असातिज़ा पर ज्यादती के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इस बंद का असर भी देखा जा रहा है। ओखला के आसपास इलाकों में इक्का दुक्का दुकानें ही खुली दिखाई दे रही हैं। और वहीं जेएनयू के मेन गेट पर लेफ्ट विंग के तलबा के खिलाफ 100 से ज्यादा पोस्टर्स लगाए गए हैं। हमारे साथी शंकरानंद ने यहां का जायजा लिया। मुख्य द्वार पर तकरीबन 100 से 150 ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कि लेफ्ट विंग से जुड़े हुए छात्र संगठनों के बारे में बाकायदा लिखा गया है। इस वक्त में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे पोस्टर्स जो हैं बाकायदा वो लगे हुए हैं जिसमें कि लिखा हुआ है कि चीन समर्थक एसएफआई से जेएनयू में शिक्षा के नाम पर अश्लीलता फैलाने वालों से आजादी। इस तरह से कई जो पोस्टर जो है बाकायदा आप यहाँ पे साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं एक लाइन से ये जो बाबा गंगनाथ मार्ग है वहां पर तमाम पोस्टर्स बैनर को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जेएनयू के मुख्य द्वार पर हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही काफी यहाँ पे खड़ी है, लेकिन जिस तरह से हालात कल हुए थे, कल जिस तरह से शास्त्री भवन के पास में काफी हंगामा भी हुआ था, उसके बाद आप तमाम जो जेएनयू के अंदर और बाहर जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। और आज देखना लाजमी होगा कि आज छात्र नेता जो खासकर लेफ्ट विंग से जो छात्र नेता हैं आज किस तरह की बाकायदा विरोध प्रदर्शन करते हैं। और इस बात को लेकर यहाँ पर दिल्ली पुलिस काफी यहाँ पर सतर्क है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। साक्षी महाराज ने एक और मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मजहब की बुनियाद पर मुल्क का बंटवारा नहीं होता तो हमें शहरियत कानून नहीं लाना पड़ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका बयान आया है कि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर मोदी जी के बाप दादा भी कभी नहीं लड़े। बीजेपी के पास कोई सबूत हो तो रखे। पूरी कांग्रेस बौखला गई है और ये जानबूझ करके ये बदतमीजी की जा रही है, मोदी जी का अपमान किया जा रहा है। यही भाषा राहुल बोलते हैं, यही प्रियंका बोलती है, ऐसी सोनिया बोलती है, वही कमलनाथ बोल रहे हैं। बाप दादों तक पहुंच गए इनकी औकात। ये वो लोग हैं। महात्मा गांधी बेचारे चिल्लाते रहे कि मेरी लाश पर होगा देश का बंटवारा। इसी कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया था। अगर कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा न कराया होता तो हमें सीए लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया और बंटवारे के बाद में जो स्थिति बनी, पाकिस्तान में 22.5% हिंदू था, आज लगभग 1.5% रह गया। 21% कहाँ चला गया? या तो मार दिया गया या मुसलमान बना दिया गया, ये देश से निकाल दिया गया। और जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर के हमारे देश में आए हैं, तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप उन्हें अगर हम शरण नहीं देंगे, नागरिकता नहीं देंगे, तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है जिस भाषा का उपयोग कमलनाथ कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका कर रही है, या मैं कहूँ समूचा विपक्ष कर रहा है, क्योंकि समूचे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। ये सड़क की बात नहीं कर रहे, ये शिक्षा की बात नहीं कर रहे, ये पानी की बात नहीं कर रहे, ये विकास की बात नहीं कर रहे। ये केवल मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। इन्हें तो ऐसी कोई बीमारी लग गई है, जैसे वो कंस था ना भारतीय संस्कृति में, तो कंस को हर समय कृष्ण दिखाई देता था, जगते सोते जागते। तो इन विपक्षियों को मोदी दिखाई देते हैं काल की तरह। मोदी, मोदी आ गया मोदी। क्यों? कि मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको लेके चल रहे हैं और सबके दिलों के चहेते हो गए हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, और सारे के सारे विकास के मुद्दे आत्मसात कर लिए मोदी ने। एक सूत्री कार्यक्रम। आप अपने घर परिवार की सोचेंगे, मैं अपने आश्रम के, अपने घर परिवार की सोचूंगा। नेता अपने परिवार की पीढ़ी का जो एक बार बन जाता है, साथ साथ पीढ़ियों का इंतजाम करता है, सब आपको पता ही है। पर मोदी हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं। मोदी दिन रात राष्ट्र की चिंता करते हैं, अमित शाह राष्ट्र की चिंता करते हैं। यही इनको दर्द है, यही पीड़ा है। इसी बौखलाहट में उल जलूल क्या बक जाते हैं, क्या कह जाते हैं। मुझे लगता है
कमलनाथ को, पूरी कांग्रेस को, प्रियंका को। तो खबर दोपहर में इतना ही। आदाब।